तो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालनी है और फंक्शन दिया हुआ है cos इनवर्स 2x माइनस 5। और जो डोमेन होती है मतलब जो इनपुट होती है cos इनवर्स की वो -1 to 1 के बीच में लाई करती है। मतलब जो हमारा 2x माइनस 5 है वो -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। 5 को दोनों साइड ऐड कर देंगे मतलब आपके पास आएगा 4 लेस देन और इक्वल टू 2x और यहाँ पर 6 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा x जो है वो 2 to 3 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन। ऐसा था, सिंपली क्या करना था, जैसे ए स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको ए इंटू ए लिख लेते हैं, 4a प्लस 3i कर देते हैं और बोथ साइड ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू 4a इनवर्स ए प्लस 3a इनवर्स आई, जिससे इसकी वैल्यू तो आई हो जाएगी और आई इंटू ए करोगे तो ए आ जाएगा इज इक्वल टू 4i प्लस 3a इनवर्स आई दैट इज ए इनवर्स। मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, यहाँ पे ए इनवर्स अकेला करना पड़ेगा पहले तो, है ना, क्योंकि मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स मेरा होगा 3a इनवर्स मेरा जो होगा वो होगा a माइनस 4i और 3 से डिवाइड कर दो तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। मुझे बतानी है x प्लस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1/3 है, a के कोफिशिएंट, और y की वैल्यू -4/3 है। दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 -4/3 विच इज इक्वल टू -3/3 विच इज -1, ऑप्शन ए। आपको कहते हैं इफ ए एंड बी आर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश प्लस बी ए डैश इज। अगर ए एंड बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए की वैल्यू माइनस ए डैश के इक्वल है एंड बी की वैल्यू माइनस बी डैश के इक्वल है, और मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी डैश प्लस बी ए डैश की इज। मतलब इसकी क्या वैल्यू है, पहले तो इसको x लेकर करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे इसका, तभी पता चलेगा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो x डैश मेरा क्या होगा, ए बी डैश प्लस बी ए डैश का पूरे का होल डैश। तो प्लस में तो हम डैश को स्प्लिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इसका, बी डैश का डैश हो जाएगा और यहाँ पे ए डैश आ जाएगा, यहाँ पे ए डैश का डैश हो जाएगा और यहाँ पे बी डैश आ जाएगा। बी डैश का डैश दैट इज बी और ए डैश प्लस ए डैश का डैश मतलब ए बी डैश ए के इक्वल है। मतलब मुझे ना वापस से ये बनाने की कोशिश करनी है तो देख लेंगे बनती है कि नहीं। ये मेरा एक्स है, ठीक है, और मुझे जो बनाना है एक्स वो ये बनाना है ए बी डैश और बी ए डैश, वो आ चुके हैं, सिमेट्रिक ही है। अगर मेरा एक्स जो है, एक्स डैश जो है वो एक्स के इक्वल आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पे कुछ लगाने की, मतलब मुझे इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके मेरा मतलब प्लस में तो मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करता हूँ, तो ऑर्डर चेंज नहीं किया, उसके बाद मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया ट्रांसपोज को। अब ये प्लस हो रहा है तो प्लस में आगे पीछे लिख सकता हूँ, कम्यूटेटिव तो होती है मेरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये यही चीज बन गई ए बी डैश प्लस बी ए डैश विच इज एक्स वापिस। तो एक्स डैश एक्स के इक्वल मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसका यूज नहीं हो रहा, ये एक अलग चीज है इस क्वेश्चन की। जनरली बच्चा इसका यूज करने की कोशिश करेगा। अब मैं इसको अगर रीराइट करूं ऐसे तो ये यहाँ पे ये और ये बी ए डैश है विच इज एक्स। अच्छा, इस पे आपको क्या बोलते हैं, इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज दिस देन द ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी। अच्छा, ऑर्डर निकालना है, ये इजी क्वेश्चन। इसका ऑर्डर है कि 3 रोज है और एक कॉलम है, और इसका ऑर्डर है 3 into 3, मतलब 3 into 1। ये मेरा सपोज एक्स मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स की डैश इंटू डैश इज इक्वल टू 3 into 3। तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए और इसमें इन दोनों का रिजल्ट ये देता है विच 3, मतलब 1 into 3, ऑप्शन बी। ये तो इजी, ये तो मुश्किल नहीं। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस देन द एक्स मस्ट बी। तो पहले तो आप इस पे आइडेंटिटी लगाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3a² बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल टू एक्स ए प्लस आई। मुझे वैल्यू निकालनी है ए की, तो आई क्यूब को मैं आई लिख सकता हूँ, माइनस ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिखूंगा, तो ए स्क्वायर को वापस ए लिख दूंगा, मतलब ए इंटू ए करूंगा तो वापस ए स्क्वायर बनेगा विच इज ऑल्सो ए, माइनस आई स्क्वायर को वापस आई लिख दूंगा, आई इंटू ए करूंगा तो ए आ जाएगा, और ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, ए को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ए आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आई माइनस ए जो है वो एक्स ए प्लस आई के इक्वल है, एक्स की वैल्यू -1 है, ऑप्शन डी। बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अब बी इंटू एडजॉइंट बी, बेसिकली मुझे वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स वैसे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, तो अगर इससे मैं डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मेरे पास प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और b इंटू एडजॉइंट b अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं 1 बन जाएगा विच इज आई, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट b मेरा 1/3 है। b इंटू एडजॉइंट
b विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई। क्वेश्चन में अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b मेरा 1/3 है, तो मुझे b इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल विच इज 3। तो ऑप्शन सी। देखो ऐसा है, मुझे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिससे ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। इस कॉन्टिन्यूस होगा तो हमें पता है 0 पर होगा, क्योंकि वहीं पे फंक्शन बदल रहा है। तो जब मैं इसकी एलएचएल निकालूंगा या आरएचएल निकालूंगा, दोनों में एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, तो लिमिट वाला फंक्शन एक ही यूज कर लेंगे, जो कि मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x मस्ट बी इक्वल टू के एक्स प्लस 1, मतलब 0 पुट करने पे, मतलब मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, मतलब इसमें 0 पुट करूं तो मेरा आंसर के आ रहा है, तो के आना चाहिए। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, वो मेरी के की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये चीज मालूम है, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो एग्जैक्टली 0 नहीं है, बट ये 0.000001 के अराउंड है, जो साइन इन्फिनिटी बनने वाला है। अब साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो, पर होता तो -1 to 1 के बीच में ही है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में लाई करती है, तो वो 0 को ही अप्रोच करने वाला है। इवन जब स्क्वायर करूंगा तो और ज्यादा 0 को अप्रोच करेगा, और मतलब ज्यादा 0 के क्लोज चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो के हमारा क्या है, 0 ऑप्शन, क्योंकि इसका इसका आंसर तो क्या है, एक डेफिनेट आंसर है -1 to 1, और फिर वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। देखो सबसे पहली अप्रोच तो यही रहती है इस क्वेश्चन को देख के, कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके फटाफट से dy बाई dx की वैल्यू निकाल देते हैं, और जब हम करेंगे ऐसा dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, और फिर उसके बाद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x को उधर भेज के, मतलब साइन इनवर्स को उधर भेज के साइन y करके अब डिफरेंशिएट कर। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y कर दो या विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, वो मर्जी है, dy बाई dx आ जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू x भी करता हूँ तो ये 1 साइन की आ जाएगी यहाँ पे cos y, और चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई dx। तो देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय cos y विच इज सीकेंट बाय ऑप्शन डी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्वेश्चन को डायमीटर में ही कर लेता हूँ, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट मैं इसको डायमीटर में करूंगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर करना है, तो क्यों कंफ्यूज होना। 4/3 पाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2, तो मतलब ये d/2 का क्यूब है, विच मीन्स ये 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8 है, मतलब ये पाई डी बाय 6 है। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, तो dv बाई dd मेरे पास आएगा पाई बाई 6 कॉमन टी डी स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू डी कर रहे तो पुट करने की जरूरत, ये कट जाएगा, मतलब पाई बाई 2 डी स्क्वायर। और क्योंकि रेडियस 5 बोल रहा है लेना है हमें, तो इसका मतलब डायमीटर जो है वो कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर। तो 100/2 दैट इज 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर है ना, पर सेकेंड तो ऑप्शन ही नहीं है वैसे, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। तो अभी इसमें आपको क्या बोलता है कि इसकी इंटीग्रेशन करो। वैसे देखकर पता चल रहा है tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी का कुछ लेना देना होने वाला, और वो तब लगती है जब मैं नीचे से कुछ कॉमन लूं, और नीचे से मैं कॉमन लेने वाला हूँ 2 की पावर, या फिर कॉमन भी ना लो, इसको एलसीएम ले लो। अगर मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, और जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा 2 की पावर x ऊपर अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि इजी लगे दिखने में, टी ऑफ एक्स। लेट कर लेंगे 2 की पावर x को टी, तो मेरे पास आएगा 2 की पावर x, क्योंकि a की पावर x की a की पावर x होती है, इंटू लॉग 2 dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय लॉग 2, 1/log 2 हो जाएगा, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1/log 2 tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी की जगह वापस डालूंगा 2 की पावर x, tan इनवर्स 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस ऑप्शन। आपने ये किया, पेपर बनाने वाला बड़ा शातिर है, उसको पता है बच्चा ये गलती करेगा, तो वैसा उसने दे दिया, जल्दबाजी में गलती होगी। चलो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का -a to a वाला, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि चेंज नहीं होता तो 2, अच्छा फिर तो डायरेक्ट ही आंसर है। तो सबसे पहली चीज, जो मेरा फंक्शन है जब भी -a to a होता है, मुझे ये चेक करना होता है वो ऑड है या इवन है। तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 माइनस मॉडुलस एक्स है, तो मैं जब f ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो वो आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, मतलब विच इज इक्वल टू f ऑफ एक्स, विच मीन्स इट इज इवन फंक्शन। और जब ये इवन फंक्शन होता है तो मैं इसको लिखता हूँ 0 to 1, और 2 आगे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स, बट ये मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अभी हमारे पास ना एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा है, अभी मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा कर रखता हूँ, है ना, मतलब ये जो होती है ना, ये ऐसा होता है -1 to 1 1 माइनस मॉडुलस एक्स dx जो होता है, इसको हम इक्वेट लिखते हैं किसके, मुझे ये चीज पता है ना, ये स्प्लिट हो रही है दो पार्ट्स में, मॉडुलस एक जगह पॉजिटिव होता है और एक जगह नेगेटिव होता है। तो -1 से 1 में, हाँ, दो आंसर बनाकर सोचो, -1 to 0, यहाँ पे -x नेगेटिव होगा,
और मतलब मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -1 to 0 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज 1 + x dx प्लस 0 to 1 1 माइनस एक्स एक्स, ये वाली चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद इस पे मैं क्या कर सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल है, इवन फंक्शन है, इसकी वजह से ऐसा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ टाइम्स लगाकर जैसे ये वाला लिखा है हमने, या फिर इस फॉर्म में लिख, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो 2 टाइम्स -1 to 0 1 + x dx करना, मैं इसने थोड़ा सा खेल दिया, ऑप्शन मैच हो रहा है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द सर्कल गिवन बिलो इज इक्वल टू, मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ अगर, या फिर हॉरिजॉन्टल, अभी क्योंकि अच्छा दोनों में डी वाई में भी और डी एक्स में भी, पर अगर मैं डी एक्स वाला करूंगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा लाइन, तो मुझे इसमें जो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी वो डी वाई लेनी पड़ेगी, मैं इंटीग्रेट करूंगा डी वाई, और मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा डी वाई, अगर लिख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई दैट इज 9 - y² अंडर द रूट, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी, और फिर डबल भी करूंगा इसका क्योंकि मुझे दोनों साइड्स का निकालना है, और इसलिए अच्छा इसके बाद लिमिट्स भी लिखनी है, तो मेरी जो लिमिट है वो 1 से लेकर इसका रेडियस तक जाएगी, और इसका रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर दैट इज 3, ओ 1 2 3 ऑप्शन। आपने क्या किया ए, अच्छा आपने 3। ये ना सब होता है जब बच्चा थोड़ा अंडर प्रेशर होता है ना, तब, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप फ्री माइंड से बता रहे हो और सोच रहे हो, और अभी आप सही बता रहे हो क्योंकि फ्री माइंड हो गया, अब स्ट्रेस में नहीं हो, उस टाइम पे आप स्ट्रेस में थे तो बहुत सारी चीजें जो थी वो इधर उधर हो गई थी। ओके, dy/dx मुझे ये दिया हुआ है, और बोलता है विल बी द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, किसके लिए होगा मेरे पास जो ये वाला है, इसमें क्योंकि इस टाइप की टर्म नहीं बन रही x/y या y/x, है ना, तो इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही ये वाली भी मेरी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, बट ये वाली जो है, क्योंकि मैं इसको log a - log b की प्रॉपर्टी जब लगाऊंगा तो log a/b लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी y/x और यहाँ पर भी y/x, विच मीन्स ये मेरी होमोजेनियस इक्वेशन है, लेमडा लेमडा कट जाएगा आपका, और ये वाली भी मेरी क्या बन रही है, होमोजेनियस इक्वेशन y/x, तो सेकंड एंड थर्ड के अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी मेरा सही है। इसमें बोलते हैं ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और कौन सी स्टेटमेंट प्रूफ है, नहीं एक क्वेश्चन हमने किया अभी याद है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा कॉस थीटा होता है वो लाई करता है +1 से -1, तो मैं दोनों साइड से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये किसकी वैल्यू है, ए डॉट बी की, तो जो ए डॉट बी है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो लेस देन और इक्वल तो हमेशा है ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ऑलवेज लेस देन तो है ही है, बट हाँ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी से ग्रेटर भी है, बट इससे लेस ही बोल रहा था वो, ये तो फॉल्स नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा ए है। इस केस में तो वो लग जाती है आपकी ट्राइंगल लॉ वगैरह, क्रॉस में भी हम कर सकते हैं, क्या पता यही सही हो, गारंटी नहीं होती। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड हम करने वाले और ये भी पॉजिटिव ही लेंगे, इस पूरे का पॉजिटिव। अब मेरा जो साइन थीटा है वो वैसे लाई करता है -1 to 1 के बीच में, बट क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में है तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, और मुझे ये चीज बनानी है तो मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम ही चीज कर रहा हूँ बेसिक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जीरो को लिखने की जरूरत खत्म ही हो, ग्रेटर देन, और तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और ये ग्रेटर देन, इसलिए ये गलत पढ़ी नहीं थी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू दिस, मतलब ये बड़ा होता है, मतलब जो सम होता है ना दो साइड्स का वो तीसरी साइड के से बड़ा होता है, ये ट्राइंगल का लॉ है, और ये वैसे ट्राइंगल के डिस्टेंस से बनता है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वेक्टर प्लस बी अब से आती है, इट तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कौन सा बन, ए ऑप्शन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 198 के इक्वल है, ये तो इजी, तो ये भी रिलेशन दिया हुआ है और वैल्यू निकाल, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट वगैरह करूंगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है तो बाकी ए डॉट बी डॉट ए कट जाएगा, इज इक्वल टू 198, तो इसकी वैल्यू मुझे 10 बी वेक्टर दी हुई है तो ये 100 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 98, तो 99 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 198, ये डबल होता है इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरा √2 हो जाएगा, प्लस माइनस लिख, तो ऑप्शन बी। इसमें वैसे दो तीन टर्म्स बनती हो तो पता ही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस सॉरी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो कट जाएगा कॉम्यूटेटिव। L1 M1 N1 L2 M2 N2 are the direction cosines of L1 and L2 respectively and theta is acute angle between them, then ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ L1 और L2 और थीटा एक्यूट एंगल है
एंड देन कॉस थीटा, मतलब थीटा बता रहा है किसके इक्वल हो। ऐसे थीटा हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है और डायरेक्शन नीचे मैग्नीट्यूड्स लेते हैं वो वन ही बनने वाले हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो मेरा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। L1 L2 का मल्टीपल है ना, तो नेगेटिव में हो सकते हैं वो। तो वो एक्यूट है तो पाई वाला नहीं लेना हमें, 92 181। तो कॉस थीटा हमारे पास होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो रेशोज मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्शन को, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन मैग्नीट्यूड L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का मैग्नीट्यूड L2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, ये दोनों वन हो जाएंगे। और क्योंकि एक्यूट एंगल है तो इसमें खास चीज ये है कि मैग्नीट्यूड लेना जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव आंसर आ सकता है। एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव नहीं लेने। ऑप्शन बी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 L2 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, P एंड Q आर पैरेलल, मतलब प्रोपोर्शनल होंगी लाइंस अगर पैरेलल है तो, और प्रोपोर्शनल कितनी है वो पता लग जाएगी। 12/4 दैट इज 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू -3/Q इज इक्वल टू 9/-P। तो इसका मतलब Q की वैल्यू आ जाएगी -1 और P की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आपका आंसर बताना है हमें रिस्पेक्टिवली, P पहले बताना है Q बाद में। हाँ, क्योंकि रिस्पेक्टिवली ये बहुत ही खराब लोग हैं यार, मतलब सीरियसली वो -3 -1, ऑप्शन सी गलत हो गया। मतलब ये नहीं देखना चाहता कि बच्चे को आता है, ये देखना चाहता है कि बच्चा कितना अटेंटिव है क्वेश्चन करते टाइम। मतलब इस बार देखो, जैसे मैथ्स का पेपर आया था ना 10th क्लास का, तो वो बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन डाले थे उन्होंने, तो मतलब वो ऐसा पेपर डाला था कि जैसे उनका कोई बच्चा पेपर दे रहा हो, उन्हीं का उनमें से एक। अभी इसमें क्या हुआ कि उसका बच्चा पेपर नहीं दे रहा, कि किसी दुश्मन का बच्चा पेपर दे रहा है, उसने ऐसे घुमा घुमा के चीजें डाली। इफ E एंड F आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट PE और PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है, तो मुझे PE बाय F एंड PF बाय E की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले PE बाय F जो होगा वो होगा PE इंटरसेक्शन F बाय PF इज इक्वल टू, सॉरी मतलब ठीक है इतना होगा, PF बाय E होगा PE इंटरसेक्शन F PE, प्रेशर आ गया। अच्छा अभी मुझे क्योंकि बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो मुझे पता है कि ये PE इंटू PF होने वाला है, PF कट जाएगा तो इसका आंसर PE ही बनने वाला है, और इसका आंसर PF बनने वाला है ना, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो दोनों को माइनस करना है बेसिकली, मुझे PE माइनस PF निकालना है। तो मुझे बट वैल्यू दी नहीं हुई तो वो निकल जाएगी। तो मुझे PE यूनियन F की वैल्यू दी हुई है, और PE यूनियन F जो होता है वो इक्वल होता है PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन है, जिसमें से इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 3/10 है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसकी वैल्यू दोनों का मल्टीपल आ जाएगा दैट इज 3/10x। तो इसको इधर शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो 10 - 6 हो जाएगा दैट इज 4/20, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। तो 1/5 इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लोगे तो 7/10 आ जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2/7 होगी। e की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और f की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो आपका यहाँ से रिजल्ट आएगा 70, और 21 - 20 दैट इज 1/70 क्या हुआ था। अच्छा अब यही छोड़, मतलब सब कुछ कर दिया, हर एक चीज कर दी और उसके बाद माइनस करना भूल गए। हाँ, ये तो कर लिया, जैसे dy/dx, तो मुझे बोलते हैं वन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो ये ऐसा है dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y, dy e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x dx, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर -y इंटू -1 हो जाएगा, ये सेम ही होती है इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और c को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा e की पावर x प्लस ई की पावर -y इज इक्वल टू सी डैश, ना ये चीज आ जाएगी। तो प्लस में बोल रहे हैं वो, और कहते हैं कि इसका सोल्यूशन -2 हो। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कभी भी e की पावर x प्लस ई की पावर -y कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से ऑप्शन ये वाला जो है गलत बन रहा है, -2 नहीं हो। बाकी ये हमने निकाल लिया, जनरल सोल्यूशन है इसका, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। The vector a and -2a where a is not equal to 0 where are collinear। तो ठीक है, a वेक्टर एंड -2a वेक्टर दोनों जो वेक्टर हैं, सपोज ये एक मेरी लाइन है, इससे पैरेलल था मेरा a वेक्टर, तो -2a वेक्टर इसका डबल होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर 100% होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेम वेक्टर से पैरेलल है।
कि डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती इस चीज पे, बट पैरेलल होना चाहिए किसी वेक्टर से। दूसरा, मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने भी जरूरी नहीं। तो उस हिसाब से असर्शन मेरा बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है उसमें वो बोलता है कि ए वेक्टर डॉट -2 ए वेक्टर जीरो के इक्वल होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होता अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा तो जीरो नहीं होता। ठीक है, और ये अगर जीरो वेक्टर होगा तभी जीरो होगा, अदरवाइज तो वैसे भी जीरो। तो ये गलत है, तो ये तो गलत है, विच मीन्स ऑप्शन कौन सा है मेरा? सी। दोनों असर्शन रीजन वाले, उनमें ये चीज हो रही है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, वैसा सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनमें से एक गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, वो वाला थोड़ा ट्रिकी हो गया कि नेगेटिव नहीं होगी, जनरली बच्चा शायद सही करके आ जाए दोनों। हाँ, ये तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ए वेक्टर -2 कॉमन ले लिया, डॉट ए वेक्टर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला है ये वेक्टर नॉट इक्वल टू, विच मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या नहीं होने वाला, जीरो नहीं होने। और ये दिया हुआ है तभी ये चीज है, नहीं तो मे नोट होता तो फिर ये भी गलत हो जाता। अगर ये ना दिया होता तो भी गलत लेते फिर। हाँ, कभी तो हो सकता है कि जब मेरा ये मैग्नीट्यूड, तो उस हिसाब से तो अभी ऑप्शन में था कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो गलत। देखो इसमें ऐसा था, इसमें मैं लेट करता x को t⁶, तो मेरे पास ऐसा आता है इंटीग्रेशन। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मेरा 6 t⁵ dt बनता, अपॉन dx की वैल्यू ये आती, अपॉन यहाँ पर आता t⁵ t⁵ प्लस t⁵ तो यहाँ से कॉमन आ जाता टी स्क्वायर, है ना? तो जब टी स्क्वायर कॉमन आता ऊपर वाले से कट जाता 6t³ अपॉन t+1 dt। अब यहाँ पे ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की डिग्री कम, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है यहाँ, डिवीजन रूल। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ t³ -1+1 या +1 - 1, इससे मेरे को एक फायदा मिल रहा है। इस पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a³ प्लस बी, क्योंकि मेरी होती है a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी। अगर मैं इस पे लगाता हूँ a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस AB अपॉन t+1, -1 अपॉन t+1 को अलग, इससे ये कट गया। आना यही था लॉन्ग डिवीजन से, बट मेरा काम बच गया, तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया यहाँ से t³ प्लस टी -t² 2 माइनस लॉग t+1 प्लस सी, टी की जगह वापस x⁻1/6 पुट करके मेरा फाइनल आंसर। तो x⁻1/6 करते तो ये होता x⁻1/2, ये होता x⁻1/6, x⁻1/3 माइनस लॉग x⁻1/6 प्लस 1। और ये वाले को करने के लिए आपको लेट करना था x को सिंपल tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan से tan का इफेक्ट कैंसिल, π/4 माइनस थीटा, और यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, मतलब पहले ही कर दो tan इनवर्स x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो राइट, दोनों विद रिस्पेक्ट टू x। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है सीकेंड वगैरह में, फिर इस पे तो यूवी रूल लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, π/4 की इंटीग्रेशन तो π/4 x हो जाएगी, माइनस 1 × tan−1 x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, और जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो इसकी तो इंटीग्रेशन कभी होती नहीं है, tan−1 x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस tan−1 की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² इंटू 1 की इंटीग्रेशन x dx। तो ये इसका लेट हो जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, क्योंकि नीचे वाली की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जब ऊपर बनती है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, +1/2 log ऑफ 1 प्लस x² प्लस सी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बन गई। ये वाला क्वेश्चन 2026 का स्पेशल क्वेश्चन था, और देखकर पता चल रहा है कि ये 0 to a मतलब a-x वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, बट डायरेक्ट a-x वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे हमारा फंक्शन में f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो क्या आ रहा है, वो आएगा साइन 226 पाई माइनस एक्स अपॉन साइन 226 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस 226 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा साइन में रेशो चेंज नहीं होती, कॉस में ये माइनस में आएगा, बट क्योंकि पावर इवन है तो वापस मेरा फंक्शन क्या बनने वाला है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। तो क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो प्रॉपर्टी ये वाली है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो 0 to 2a वाली जो लिमिट होती है फंक्शन की, उसमें लिमिट आधी हो जाती है और 2 आगे आ जाता है, एफ ऑफ एक्स dx हो जाता है। तो सबसे पहले तो लिमिट तोड़नी थी आपने, तो जब लिमिट तोड़ी तो 0 to π/2 आगे आ जाएगा, मतलब 0 to π/2 हो जाएगा, लिमिट आती 2 आगे आ जाएगा, साइन 226 x अपॉन
साइन 226 2026 एक्स प्लस कॉस 2026 एक्स टी ऑफ एक्स। नहीं काटेंगे। अब मैं ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो जब मैं ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसको आई मानूंगा, तो मेरे पास आएगा 0 to π/2 साइन कॉस बन जाएगा, π/2 माइनस एक्स करूंगा तो कॉस 226 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर π/2 माइनस एक्स करूंगा तो कॉस 226 हो जाएगा ये, और इसमें करूंगा तो ये साइन 226 हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करूंगा तो टू टू कॉमन है और आई प्लस आई 2i हो जाएगा, मतलब 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। एलसीएम दोनों का सेम है, कॉस 226 एक्स प्लस साइन 226, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉस 226 एक्स प्लस साइन 200 टी ऑफ एक्स। ये कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0 to π/2 एक्स 1 dx। तो एक्स आ जाएगी विच इज π/2, तो एक्स की वैल्यू π/2 है। ये थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, ये सिंपल है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइन एक्स को क्या लेट किया होगा, टी लेट किया होगा, कॉस एक्स चला गया होगा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं फिर फटाफट। तो यहाँ पे डी टी अपॉन 2 + t 4 + t, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शायद मैंने पहले बताई थी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, मतलब ऊपर 2 dt अपॉन 4 + t 2 + t है। मैं इस 2 को ऐसा लिख रहा हूँ, 4 + t माइनस 2 + t, दोनों को माइनस करूंगा टी टी कट जाएगा, 4 - 2 2 होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी बन, मतलब जब मैं स्प्लिट कर दूंगा तो 4 और 4 कट जाएगा, 1/2 + t बनेगा, माइनस ये और ये कट जाएगा इस बार, तो 1/4 + t बनेगा। ठीक है, तो log 2 + t माइनस log 4 + t प्लस सी, और टी की जगह साइन एक्स पुट कर दो और log a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बन जाएगा log 2 + sin x अपॉन 4 + sin x प्लस सी। यही आ रहा था। क्या कहता है आपको, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन अ पेशेंट हु हैव अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इट वॉज फाउंड दैट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हैव 90% ऑफ सक्सेस and 10% failure. On the particular day, robotic surgery was performed on 3 patients ABC, on one after the other. Assuming that the success and the failure of each surgery is independent of each other, find the probability exactly one is successful. So probability exactly one सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है बाकी सब फेलियर हुआ है। एग्जैक्टली वन में ऐसा है कि जैसे ए की सक्सेसफुल होगी, बी की और सी की नहीं हुई। ठीक है, प्लस अब ऐसा हो सकता है कि ए सक्सेस नहीं हुआ, बट इस केस में बी का सक्सेस हो गया और सी का सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली वन है। और फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में से किसी का सक्सेस में नहीं आया और सी का सक्सेस हो गया। बेसिकली क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो 3 इंटू भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90/100, मतलब 9/0.9। तो 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.9, मतलब 3 इंटू 0.009 विच इज इक्वल टू 0.027। अगले में बोल रहा है कि एट मोस्ट 2 सर्जरीज आर सक्सेसफुल। अब एट मोस्ट 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा देखो, मेरे पास वैसे ये है कि 0 सर्जरी सक्सेसफुल प्लस 1 सर्जरी सक्सेसफुल, 2 सर्जरी सक्सेसफुल और तीनों सर्जरी सक्सेसफुल, ये इनका तीनों का सम 1 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 3 है, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, मतलब 729, 729/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 271/1000 इज इक्वल टू 0.271। अपने कौन